सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन के बाद पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है और न जाने ये लॉकडाउन आगे कब तक रहेगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। संक्रमण को देखकर हम कोशिश करते हैं कि क्लास को किसी तरह आगे बढ़ाया जाए और सिलेबस से ज़्यादा पीछे ना हो। इसके लिए अब वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम लोग एक हॉल में आमने सामने बैठकर एक हॉल में बैठकर और किसी विषय पर चर्चा करते थे, तो उसमें और इसमें कुछ फ़र्क है। आपके बॉडी लैंग्वेज को हम देखकर बहुत कुछ समझ जाते थे कि आपका ध्यान मेरे तरफ है या नहीं है, और उसके अनुसार आपके साथ बिहेव किया जाता था। आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आपको इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से बताएं ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आए। देखिए, इसका अनुभव हमें भी नहीं है, पहली बार हम वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं और पता नहीं आपको कैसा लगता है, कितना आप समझ पाते हैं। तो ये तो आगे पता चलेगा हमें, और उसके अनुसार इसमें सुधार करने की कोशिश भी की जाएगी। अभी हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी पढ़ लिए थे हम लोग, और उसके बाद गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम में सबसे पहले हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। विद्युत फ्लक्स पर ही आधारित ये पूरा चैप्टर है। यदि विद्युत फ्लक्स को बेसिकली आप समझ जाते हैं तो फिर ये पूरा चैप्टर आपका सिंपल लगेगा। गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ विद्युत फ्लक्स के बारे में ही है। तो विद्युत फ्लक्स को बताने से पहले, अब तो हम लोग आमने सामने रहते थे, कई एग्जाम्पल हम दे करके आप लोगों को समझाते थे। अब वीडियो में टाइम भी है, देखना है, टाइम ज़्यादा नहीं खिंचाना चाहिए, तो उतना एग्जाम्पल तो आपको हम नहीं बता सकते, नहीं दे सकते। लेकिन ज़रा सोचिए कि यदि आप कहीं जा रहे हों और अचानक आपको कोई कह दे कि आपका दोस्त एक्सीडेंट कर गया, ये शब्द सुनने के बाद आपके अंदर जो एक्टिविटी आएगी, आपके अंदर जो सोच आएगा, उस पर ज़रा सा विचार कीजिए। आप अच्छा नहीं सोचेंगे। एक्सीडेंट शब्द सुनते के साथ आपके अंदर एक भूचाल आ जाएगा और कुछ अनहोनी जो अच्छा नहीं है उसके बारे में ही सोचेंगे। वो एक्सीडेंट के बाद आपके दोस्त को क्या क्षति हुआ, जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। हो सकता है कोई क्षति ना हो, हल्का फुल्का, और हो सकता है बहुत बड़ी क्षति हो। तो उस क्षति का अनुमान एक्सीडेंट शब्द से नहीं लगाया जा सकता है। एक्सीडेंट शब्द सिर्फ आपको ये इंडिकेट कर दिया कि आपके दोस्त के साथ अच्छा नहीं हुआ है। अब उसके बाद हम लोग बहुत बातें सोचते हैं, पता नहीं वो ठीक है, दुनिया में है भी या नहीं है, यदि है तो कितना ठीक है, कहाँ ले जाना होगा, क्या इलाज के लिए पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा, बहुत तरह की बातें हैं। उससे थोड़ा सा इसका रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जब कहा जाता है
कि इस पृष्ठ के साथ विद्युत फ्लक्स बन रहा है। तो विद्युत फ्लक्स, ये जो शब्द है, ये शब्द इंडिकेट करता है कि सतह के अंदर शांति नहीं है, सतह के अंदर कुछ न कुछ हलचल है। अब क्या हलचल है, ये सर्च की ज़रूरत है। सर्च के बाद पता किया जा सकता है कि सतह के अंदर क्या हलचल है। लेकिन विद्युत फ्लक्स यदि किसी सतह से बन रहा है तो सतह के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो शांत नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, कुछ न कुछ उसके अंदर हो रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे पहलू से विचार करेंगे। पहले आइए, विद्युत बल रेखा आवेश जो है वो दो तरह के होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जैसे हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, धन आवेश विद्युत बल रेखाएं उत्सर्जित करती है और ऋण आवेश उन बल रेखाओं को अपने में समा लेती है। तो धन आवेश से जो बल रेखा निकलता है, जरा इसका नाम पर गौर कीजिएगा आप, इसका नाम है विद्युत बल रेखा। विद्युत यानी आवेश से निकलने वाले वे रेखाएं जो बल लगाती है, ये बल लगाती है, ये बल रेखाएं। लेकिन बल किस पर लगाती है? तो बल ये आवेश पर ही लगाती है। विद्युत आवेश से निकलने वाला बल रेखा जब किसी आवेश से मिलता है तो उस पर बल लगाता है। अब ये आवेश मिलेगा कहां? तो आवेश का सबसे जो छोटा प्रारूप है वो इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जहां होंगे वहां आवेश होगा। ये कहां होंगे? तो ये परमाणु में होंगे, आप लोग जानते हैं। और परमाणु कहां मिलेंगे? तो अणु में मिलेंगे। अणु कहां मिलेंगे? तो पदार्थ में मिलेंगे। इसका मतलब है कि पदार्थ में आवेश मिलने की संभावना है। आवेश से बल रेखा निकलता है और वो आवेश पर ही बल रेखाएं बल भी लगाता है। आवेश मिलेगा कहां? पदार्थ में मिलेगा। अब जरा देखिए, यदि यहां कोई आवेश हम रखे हैं और ये आवेश से बल रेखाएं यदि निकल रहा है तो किसी सतह, ये पदार्थ है, पदार्थ का किसी सतह से हो करके यदि गुजरेगा तो इस पदार्थ के अंदर बहुत से मोलेकुल होंगे। मोलेकुल में एटम्स होंगे। एटम में न जाने कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह चार्ज पार्टिकल होंगे। यानी ये पदार्थ में आवेश मिलने की संभावना है। और तब ये जब बल रेखा उसके अंदर से होकर पार करेगा तो समझिए कि बल रेखाएं उन आवेशित कणों पर बल जरूर लगाएगा। और जब बल लगाएगा तो बल किसी न किसी घटना को जरूर अंजाम देगा। उसके अंदर जो पार्टिकल जो घूम रहे होंगे या कंपायमान होंगे, उन पार्टिकल पर ये जब बल लगाएगा तो उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। इन परिवर्तन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये समझें कि विद्युत फ्लक्स ये जो बल रेखा है जब इस सतह को काट रहा है तो ये घटना को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत फ्लक्स से हमें ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं उन पर कोई न कोई विद्युत बल रेखा लग रहा है। उनका क्या डायरेक्शन है, उनका क्या और परिणाम क्या है, ये आगे आप सर्च कीजिए और पता कीजिए। लेकिन विद्युत फ्लक्स यदि किसी सतह से बन रहा है तो उसके अंदर शांति नहीं है, कुछ न कुछ उसके अंदर बदलाव होगा और वो अंजाम देंगे विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत फ्लक्स एक ऐसी घटना है जिसमें किसी सतह को विद्युत बल रेखाएं काटती है या कहिए प्रतिच्छेद करती है। हम लिखे हैं विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत बल रेखाएं किसी सतह को काटती हैं तो यह घटना विद्युत फ्लक्स कहलाती है।
तो यह घटना को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से निरूपित करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में यदि यहाँ आवेश है और यहाँ से निकलने वाले ये विद्युत बल रेखाएं इस फील्ड में यदि फैल जाती है तो इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप गौर से देखिए, कहीं बल रेखाएं सघन है और कहीं बल रेखाएं विरल है। जहां सघन बल रेखा होगा वो मजबूत क्षेत्र कहलाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। तो कैपिटल ई का मान यहाँ अधिक होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ई का मान कम होता चला जाएगा। मान लीजिए कि इसके अंदर एक पृष्ठ हम एस ले लेते हैं। इसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो एस है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कैपिटल ई है। तो सतह को जब विद्युत बल रेखाएं काटेगा तो फ्लक्स बनेगा, जैसा हम लोग अभी पढ़े। लेकिन यही पृष्ठ को यदि और नजदीक ले आए हम तो फ्लक्स यहां भी बनेगा, लेकिन फ्लक्स यहां की अपेक्षा यहां अधिक बनेगा, क्योंकि यहां पर बल रेखाएं ज्यादा पृष्ठ को काट रही है, वहां पर कम बल रेखाएं पृष्ठ को काट रही है। तो फ्लक्स का मान यहां से ज्यादा यहां होगा, जबकि एरिया सेम है दोनों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में कम बनेगा। यानी कैपिटल ई का मान जहां ज्यादा होगा विद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, और कैपिटल ई का मान जहां कम होगा विद्युत फ्लक्स का मान कम होगा। विद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। फिर से जरा गौर कीजिए, इसका मान ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, इसका मान कम होगा तो इसका मान कम होगा। यानी फाई और ई में जो रेशियो है वो एक जैसा चल रहा है, इसलिए इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं। दोनों का अनुपात सेम है। अब आइए, यहीं पर यदि एक छोटा सा एरिया हम लेते तो विद्युत फ्लक्स का मान नेसेसरी कम होता, क्योंकि छोटा एरिया कम ही बल रेखा को अवरोध पैदा करेगा। तो फ्लक्स का मान कम होगा, तो एरिया कम होने पर फ्लक्स का मान कम और एरिया ज़्यादा होने पर फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। तो एरिया के भी साथ एक जैसा ही अनुपात बना रहा है, इसलिए एरिया के साथ भी समानुपाती होगा। अब एक बात को और गौर कीजिए, और वो ये कीजिए, थीटा के लिए ये समझना है कि मान लीजिए कि इस दीवार में कोई धन आवेश है और इस दीवार में कोई ऋण आवेश है। नेसेसरी धन आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश में समाएगा। तो इस धन आवेश से निकलने वाला बल रेखा इस एरिया को कवर करते हुए ऋण आवेश में समाएगा, तो इस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई पृष्ठ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पृष्ठ है, कोई पृष्ठ लेते हैं तो ये पृष्ठ बल रेखाओं को अवरोध पैदा करेगा और इसी अवरोध के कारण विद्युत फ्लक्स बनेगा। इसमें विद्युत फ्लक्स का मान अभी जो बन रहा है वो ध्यान रखिए, अभी जो बन रहा है। अब ये पृष्ठ को थोड़ा सा हम झुकाते हैं। जब इस तरह से झुकाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जो कुछ बल रेखाओं जिनको ये अवरोध करके रोक रहा था, अब उन बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगा। यानी इस पृष्ठ से रुकने वाले बल रेखाओं की संख्या कमेगा। तो फिर कम बल रेखा जब इसको प्रतिच्छेद करेगा तो फ्लक्स का मान भी इससे कमेगा। तो एक ही पृष्ठ है और एक ही पॉइंट पर भी है, तो न तो इसका एरिया हम ज़्यादा किए हैं और न इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम कम बेसी किए हैं। मतलब ई भी वही है, एस भी उतना ही है, बस इसको थोड़ा सा झुका दिए और इससे होकर के फ्लक्स का जो मान था वो बदल गया। यानी विद्युत फ्लक्स का मान किसी पृष्ठ से होकर के जब बनता है उसका मान
इसके एंगल पर भी निर्भर करता है कि सतह विद्युत क्षेत्र के साथ किस कोण पर स्थित है, उस पर भी विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। तो देखिए, कोण के बारे में भी थोड़ा सा समझिए। कोण अभी जो इसका पोजीशन है, इस पोजीशन के अनुसार जरा सा गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई एक बल रेखा इस तरह से आता है और सतह को प्रतिच्छेद करके निकल जाता है, तो सतह के साथ है, आपको लग रहा होगा कि बल रेखा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन नहीं, सतह के साथ जो बल रेखा का कोण लिया जाता है वो उसके नॉर्मल से मापा जाता है। ये पॉइंट को गौर से सुनना है। अभी सतह पर यदि ये नॉर्मल है, अभिलंब यदि ये है, जो हम स्केच लिए हैं, यदि सतह पर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ कोई जितना कोण बनाएगा वही माना जाएगा कि सतह के साथ ही कोण बना रहा है। अभी की पोजीशन में आने वाले बल रेखा और सतह पर जो नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि बल रेखाएं सतह के साथ 0 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन यही सतह को यदि इस तरह से रख दिया जाए, तो अब ये जो नॉर्मल है सतह पर का, वो बल रेखाओं के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो अब हम कहेंगे कि बल रेखा सतह के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो सतह के साथ जो कोण बनता है वो अभिलंब के साथ मापा जाता है। अभी जब इस पोजीशन में पृष्ठ रहता है तो मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स बनता है, लेकिन जैसे ही इसको झुकाएंगे आप, इससे होकर के बल रेखाओं का मान घटेगा जो इसे प्रतिच्छेद करने वाले हैं। तो प्रतिच्छेद करने वाले बल रेखाओं की संख्या घटेगा, फ्लक्स घटेगा। लेकिन जरा एंगल को जरा देखिए, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है तो एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री है। लेकिन जैसे जैसे इसको झुकाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, और जो ही इसको इस पोजीशन में लाएंगे, विद्युत बल रेखा के साथ अभिलंब का जो कोण है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और तब हम कहेंगे कि जब सबसे न्यूनतम विद्युत फ्लक्स इससे बनता है, उस वक्त विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बल रेखा का जो डायरेक्शन है उस सतह के साथ अभिलंब हो जाता है। तो गौर करें जरा सा, जब 0 डिग्री कोण बन रहा था, थीटा का मान जब 0 डिग्री था, तो फ्लक्स का मान मैक्सिमम था। इस स्थिति में जब 0 डिग्री कोण बन रहा था विद्युत बल रेखाओं का, उस दीवार से विद्युत बल रेखा आकर के उस दीवार में जा रहे हैं, गौर कीजिएगा, तो अभी इसके साथ 0 डिग्री कोण बना रहा है बल रेखा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इस पोजीशन में आता है तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का एंगल हो रहा है तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जब 0 डिग्री का एंगल हो रहा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। तो इसको जरा यहाँ पर गौर करके देखें आप, तो जब 90 डिग्री का कोण है तो फ्लक्स मिनिमम बन रहा है, जब 0 डिग्री का कोण है तो फ्लक्स मैक्सिमम बन रहा है। तो ये जो रेशियो है, इस पर गौर करें तो ये रेशियो उल्टा चल रहा है। थीटा का मान 0 से जब बढ़ा करके 90 कर रहे हैं तो वो फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आ रहा है, यानी जब ये बढ़ रहा है तो घट रहा है। ये उल्टा अनुपात है। तो थीटा के साथ फ्लक्स उल्टा अनुपात में चल रहा है। अब देखिए, थीटा के साथ कोस का भी मान उल्टा चलता है। थीटा का मान 0 लीजिए तो कोस का मान 1 होगा, और थीटा का मान जब 90 लीजिए तो कोस का मान 0 होगा। देखिए, भी इसका भी थीटा का मान 0 से 90 की ओर ले गए हैं बढ़ाकर, तो कोस का मान भी 1 से घटकर 0 हुआ है। तो इसका और इसका रेशियो भी उल्टा है, और इनका भी रेशियो उल्टा है। तब तो हम कहेंगे कि कोस और फ्लक्स दोनों का संबंध एक जैसा है थीटा के साथ। तब तो जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, फ्लक्स का मान जब घटेगा तो इसका मान भी घटेगा, यानी ये दोनों आपस में
एक रेशियो में है, तो हम कहेंगे कि फ्लक्स कोस थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस तरह से फ्लक्स का मान कैपिटल ई के समानुपाती, एस के भी समानुपाती और फिर कोस थीटा के भी समानुपाती होता है। तो फ्लक्स के बारे में आप समझ गए होंगे। और यदि ये तीनों समीकरण को मिलाया जाए फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कोस थीटा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ई इंटू एस इंटू कोस थीटा, वेयर जहां के एक नियतांक है, इसका मान एसआई पद्धति में 1 होता है। फाई इज इक्वल टू, ये जो इसके बारे में कभी आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कि के का मान आप 1 लिख दिए, ये प्रैक्टिकली इसका मान निकाला जाता है। आगे जब उच्च क्लास में जाएंगे, प्रैक्टिकल होगा तो आपको ये सब करके दिखाया जाएगा, इसके मान के साथ उसका मान निकाला जाएगा। तो एरिया यदि छोटा लेते हैं तो फ्लक्स भी छोटा बनता है। तो यही फार्मूला अल्प क्षेत्र ds के लिए डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कोस थीटा हो जाएगा। ये विद्युत फ्लक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इस चैप्टर के लिए ये हॉट है। यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो गॉस थ्योरम इसी पर डिपेंड करता है। फिर गॉस थ्योरम को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और उस पर जो डिपेंडेंट जो और थ्योरी है उसको भी हम लोग बेहतर डीलिंग कर पाएंगे। विद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा और वो ये कि ये एक बात हमेशा गौर करके रखना है कि यदि किसी पृष्ठ से होकर के विद्युत फ्लक्स बन रहा है तो हम ये आभास कर लेना चाहिए हमें कि वो पृष्ठ के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो शांत नहीं होंगे, उन पर कोई ना कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा। विद्युत फ्लक्स बस यही बतलाता है। अब फोर्स जब काम करेगा पार्टिकल पर तो फोर्स किसी न किसी घटना को अंजाम देगा। उस घटना क्या होगा ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी विद्युत फ्लक्स के बारे में ये थिंक जरूर रखेंगे कि विद्युत फ्लक्स किसी सतह से बनने का मतलब कि उस सतह के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो शांत नहीं है, वो किसी न किसी फोर्स के अधीन है और वो फोर्स उन पर काम करेगा, उससे उसके अंदर निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। हमें उस परिवर्तन को पढ़ना होगा, परखना होगा उसको। तो आगे के लिए ये इतना आप कंप्लीट रखेंगे और अगला वीडियो में हम बतलाएंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम का 2 फॉर्म है और उसको भी पार्ट बाय पार्ट हम अध्ययन करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में और फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।